कहानीकार मुक्तिबोध की स्मृति में उनकी जयंती पर पुलिया प्रसंग के साथियों ने मुक्तिबोध का मन विषय पर जो यह परिचर्चा रखी है वह बहुत ही अनुकरणीय है। और उसमें अभी मेरे प्रिय आलोचक विंध्याचल यादव ने एक शानदार और बहुत ही सुसंबद्ध वक्तव्य दिया, जिससे मुक्तिबोध के बारे में बहुत नई जानकारियाँ हम लोगों को मिली। आप सब छात्र जो यहाँ शोधार्थी हैं उन लोगों ने अपनी तरह से मुक्तिबोध को याद किया, यह भी बहुत ही अनुकरणीय है। और मुक्तिबोध इन्हीं सब कारणों से हमारे लिए अविस्मरणीय है। उनके जब मैं अविस्मरणीय कह रहा हूँ तो उसके साथ उसमें दो तत्व समाहित हैं। एक तो मुक्तिबोध स्मरणीय है और दूसरे मुक्तिबोध स्पृहणीय है। तो वह स्मरणीय भी है और स्पृहणीय भी है, और इसी कारण से वह अविस्मरणीय है। इसका कारण यह है कि स्मरणीय है, यानी उनके पास कुछ है जो बार बार हमें पुकारता है। क्योंकि स्मरणीय तो बहुत लोग इसमें संस्मृत हैं। बहुत लोग मृत हैं इसलिए आते संस्मृत है, तो मृत्यु के बाद ही व्यक्ति संस्मृत होता है। लेकिन मुक्तिबोध में ऐसा क्या है कि बार बार हम उनके पास जाते हैं, और यह संयोग से कुछ अधिक ही है कि पुलिया प्रसंग के साथी जिस रविवार को पुलिया परिचर्चा के लिए यहाँ पर बैठते हैं, आज रविवार के दिन ही उनकी जन्मतिथि पड़ी है। तो ये भी एक तरह का समझिए कि कुछ नीति का प्रकृति का प्रसाद ही हम लोगों के पास है। और बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, साहित्य में, बौद्धिक जगत में, जो चर्चा में जिन्हें होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाए। लेकिन मुक्तिबोध, उसके पहले निराला, कुछ ऐसे कवि रचनाकार हैं जो बार बार स्मरणीय हो करके हमारी स्मृति को उद्दीप्त करते हैं, हमारी स्मृति को उजास से भर देते हैं। उसमें मुक्तिबोध एक ऐसी रचनाकार है। लेकिन केवल स्मरणीय होते तो बात न होती, वो स्पृहणीय है। स्पृहणीयता का मतलब ये होता है कि बहुत चुनौती देते हैं, बहुत चैलेंजेस देते हैं, बहुत हमें झकझोरते हैं, स्पृहा पैदा करते हैं कि मुक्तिबोध जैसा हम बने, जो कि असंभव, बन नहीं पाते। मुक्तिबोध एक जटिल मन स्थितियों के कवि रहे, जटिल मन स्थितियों। उनके मन का जो तंत्र था बहुत जटिल था। वह, जैसा विंध्याचल जी ने कहा, कि वह कविता में भी आपको दिखाई देता है, लेकिन वो उतने ही सरल हैं बशर्ते उनके जीवन मूल्य को आप समझ जाए। अगर जीवन मूल्य को या उसके दृष्टि बिंदु को आप से नहीं समझेंगे तो आप मुक्तिबोध को कभी समझ नहीं सकते। मुक्तिबोध हमेशा प्रतिपक्ष के रचनाकार रहे, सफलताओं के निषेध के कवि हैं मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की मन की जो संरचना बनती है वो सफलताओं, हर प्रकार की सफलताओं के निषेध से बनती है। वे कह सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह विफलताओं को आमंत्रित करते हैं, ऐसा नहीं है। वे असल में चरितार्थता को महत्व देने वाले रचनाकार हैं। आपका जो जीवन है, उसका मूल्य क्या है, उसकी कीमत क्या है? केवल खुद के लिए पाना, खुद के लिए पैदा करना, या आपके उत्पादन की कोई सामाजिक कीमत भी है? तो मुक्तिबोध का जो मन है, उनके मन की सामाजिकता को बगैर समझे मुक्तिबोध की बनावट को आप समझ नहीं सकते। मुक्तिबोध मन से ही सामाजिक है, और उनकी सामाजिकता स्थिर नहीं है, निरंतर गतिशील सामाजिकता है, जिसे हम लोग औचित्य की बात करते थे। और आप सब जानते हैं कि काव्य शास्त्रीय परंपरा में
10वीं सदी में ही क्षेमेंद्र ने औचित्य विधान चर्चा की बात की थी कि उचित का भाव ही औचित्य है। यह उचित के भाव के औचित्य की जो बात हमारी परंपरा में कही गई, उसको साहित्य की रचनात्मकता में सर्वाधिक मुखर तरीके से व्यक्त किया किसी ने तो मुक्तिबोध ने किया है। जाने अनजाने मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने काव्यशास्त्र कुछ प्रतिमानों से लिया होगा या ऐसा कुछ है, लेकिन क्योंकि वो गतिशील सामाजिकता, अर्थात ऐसा नहीं कि आज आप थोड़ी सी सामाजिकता को उत्पन्न करके कल की सामाजिकता को भूल जाएंगे। हर समय में अपने मन को प्रासंगिक बनाए रखने की चेष्टा करने वाले वे रचनाकार हैं। इसी नाते हमारे रूढ़ और स्थूल भाव बोध को झटका देते हैं। मुक्तिबोध भाव बोध की अभ्यासात्मकता के निषेध के रचनाकार हैं। वह अपने लिए स्वयं बड़ी चुनौती है और कहते हैं कि लेखक को खुद के लिए बड़ी चुनौती बनना चाहिए। पार्थक्य और अकेलापन उनका जो निबंध है, उसमें इस बात को बड़ी गंभीरता से दर्ज किया उन्होंने कि मैं कविता लिखते लिखते मैं उस कविता से विरत हो जाता हूँ। बड़ा अतृप्त महसूस, जितना ही कविता लिखता हूँ तो जितनी अच्छी कविता लिखने की मैं कोशिश करता हूँ, समापन में आते आते उतना ही उद्विग्न हो जाता हूँ, उतना ही परेशान हो जाता हूँ। मुझे लगता है बहुत कुछ छूट गया है, मुझे अभी बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ रचना है। तो मुक्तिबोध का जो ये बहुत कुछ का आकर्षण है, उनके मन को खोलता है और उनके मन की सामाजिकता का यही सूचक है कि बहुत कुछ हो, पाना चाहते हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं समाज को। क्यों? क्योंकि वह कवि को एक ऐसा नागरिक मानते हैं समाज का जो स्वयं के लिए सबसे पहले उत्तरदायित्व है। यानी मुक्तिबोध एक जिम्मेदार रचनाकार है। जो कुछ लिखते हैं, जो कुछ शब्द संप्रेषित करते हैं, उसकी जिम्मेदारी का एहसास करते हैं। यानी उनके लिए रचनात्मकता किसी प्रकार का कोई उपपाद नहीं है, यश वृद्धि के लिए कोई साहित्यिक विधान नहीं है, कोई साहित्यिक शिल्प नहीं है। उनके साहित्य शिल्प में आत्म संस्कृत की वह परंपरा है जो हमारे भारतीय काव्य मानस के भीतर गहरे विन्यस्त है। और आत्म संस्कृत का मतलब होता है कि आत्म विस्तार का निषेध करने वाले रचनाकार है। सबसे पहले स्वयं को बदलेंगे, उसके बाद समाज को बदलने की कोशिश करेंगे। स्वयं के मन को बदलेंगे, फिर समाज के मन को बदलने की कोशिश करेंगे। तो यह जो उनके इसी काम से आप देखिए कि भाव और ज्ञान में वो कहते हैं कि भाव सत्ता का बोध भी ज्ञान सत्ता के भीतर होता है। यह उनकी आधुनिक मन स्थिति को बताता है। उनका मन भाव से नहीं बनता, उनका मन ज्ञान से बनता है। आइए तो उनका मन भाव से नहीं बनता, उनका मन ज्ञान से बनता है। और कहते हैं ज्ञान सत्ता के भीतर ही भाव सत्ता। इसका क्या मतलब है? अखबार आप दे दे। तो यह जो ज्ञान, इसी नाते ज्ञानात्मक संवेदन को बहुत ही केंद्रीय संवेदन वो मानते हैं। यानी संवेदना का जो ज्ञानात्मक आधार है वो उनके यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी नाते मुक्तिबोध ज्ञानबद्ध रचनाकार है। और ज्ञानबद्धता की बात जब हम लोग करते हैं, इसका मतलब है कि संवेदना का आधार ज्ञान को मानते हैं। और कहते हैं कि ज्ञान का जैसे जैसे विस्तार होता जाएगा, आपकी संवेदना का वैसे वैसे निखार होता जाएगा। और ये कैसे क्यों होता है? कहा कि ज्ञानबद्धता अगर यानी संवेदना के आधार में ज्ञान मजबूती से है, तब क्या? तभी आपका इतिहास बोध दुरुस्त होगा, तभी उत्थानशील प्रगतिशील शक्तियों के साहचर्य में आपका जीवन बीतेगा। यह मुक्तिबोध के मन की जो संरचना को बताता है कि जरा देखिए, ज्ञान और संवेदना को उत्थानशील शक्तियों के नैरंतर्य से जोड़ते हैं।
और कहते हैं कि अगर रचनाकार में यह समझ नहीं है तो वह इसका मतलब उसका इतिहास बोध गड़बड़ है और वो जड़ है, रूढ़ है, वो मन की एकांगिकता का रचनाकार तो हो सकता है लेकिन मन की सामाजिकता का रचनाकार हो नहीं सकता। यही वजह है कि जैसा कि अभी अक्षत ने, विंध्याचल जी ने जो बात कही कामायनी को लेकर, कामायनी एक पुनर्विचार को लेकर के, अब आप देखिए कि कामायनी से बहुत ही दुरुस्त तरीके से जुड़े हुए हैं, कामायनी को बहुत पसंद करते हैं, लंबा संघर्ष रहा कामायनी संघर्ष। इस सब कुछ के बावजूद एक ही आरोप लगाया कि कामायनी कार का इतिहास बोध गड़बड़ है। और इतिहास बोध इस नाते गड़बड़ नहीं है कि कामायनी काल प्रगतिशील नहीं था, बल्कि इस नाते गड़बड़ है कि उसे अपने समय के उत्थानशील प्रगतिशील शक्तियों की समझ नहीं थी, या उसे नजरअंदाज करता था या उसे अनदेखा कर देता था। और आप लोगों का शायद ध्यान गया हो, न गया तो पढ़िएगा, वहाँ पर रोमांटिक शैली का उदाहरण दिया है उसे, और बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है। कहा कि रोमांटिक तो प्रसाद भी तो रोमांटिक तो शैली भी था, दोनों रोमांटिक थे, दोनों प्रगतिशील नहीं थे, लेकिन शैली अपनी समग्र रचनाशीलता में, विचार की दुनिया में, जीवन की दुनिया में चाहे इतना रोमांटिक रहा हो, लेकिन रचनात्मकता के भीतर वह अपने समय के यथार्थवादी उत्थानशील शक्तियों से मुंह नहीं मोड़ता। जबकि जब उत्थानशील शक्तियों के साथ खड़ा होने की बात आती है, सारस्वत नगर उजाड़ हो चुका होता है, तो ये जो मन है वो एकांत वास करता है, भाग जाता है और सब कुछ छोड़ देता है। यार पूरा सारस्वत नगर की चिंता नहीं, जनता जाए भाड़ में, उसे अपनी चिंता रहती है। तो कहा कि उसके मन की जो खुद की चिंता है वही कामायनी कार की अपनी चिंता हो जाती है। और वहीं पर उन्होंने जो है जयशंकर प्रसाद को मनु का स्वरूप मान लिया। और इसी वजह से क्या हुआ कि कहा कि अपने प्रदीर्घ रचनात्मकता में भी, चाहे जितनी लंबी कविता कामायनी है, लेकिन वह एक रोमांटिक पोएट्री हो गई। आप देखिए यह जो उनका शिल्प था, तो कहने का आशय यह है कि मुक्तिबोध इस रूप में आपके हमारे पास दिखाई देते हैं कि वह बार बार इस बात को दर्ज करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार एक जो रचनाकार है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। और इसी धारे में अगर आप देखें तो वह मुक्तिबोध अपने समय के अंधेरे की शिनाख्त करते हैं। अंधेरे की शिनाख्त के साथ साथ मुक्तिबोध लगातार सत्य को प्रश्नांकित करते हैं। जो सत्य आप देख रहे हैं, जो भौतिक आंखों से दिखाई दे रहा है, उस सत्य को लगातार प्रश्नांकित करते हैं। और सत्य को प्रश्नांकित करते हुए वे किसको पकड़ने की कोशिश करते हैं? असंख्य आदि जन को संबोधित करते हैं। इसलिए मुक्तिबोध असंख्य आदि जन के रचनाकार हैं। और असंख्य आदि जन वे जिनको की सत्ता संरचना में कोई जगह मिल नहीं पा रही है, जिनके लिए एकमात्र जगह साहित्य और साहित्यकार के लिए। वो कहते हैं कि अगर रचनाकार के जिम्मेदारी में, रचनात्मकता के एहसास में अगर यह असंख्य आदि जन नहीं है तो किस बात के लिए? तो वो कहते हैं कि मैं असंख्य आदि जन का भूभाग इसी कारण से चुपचाप सुलगाता हूँ आग। ये जो आग सुलगाने की बात होती है, ये आग सुलगाने की बात होती है, वो असल में वह सामाजिक संरचना में निरंतर सीझते जाने वाले कवि के रूप में हम उन्हें याद करते हैं। और यही वजह आप देखिए कि नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य साज, कामायनी एक पुनर्विचार, ये जो एक साहित्यिक की डायरी, इनकी जो आलोचनात्मक कृतियाँ होती हैं, क्योंकि इतना बेचैन रचनाकार आधुनिक हिंदी जगत में और कोई है नहीं। इतना बेचैन रचना और इतना प्रबुद्ध कवि बहुत है, लेकिन
अगर आप देखें तो मुक्तिबोध के अगर परंपरा में आप जाइए, उनका वो किसके बारे में सोच सकते हैं, तो एक ही नाम याद आता है, वो है कबीर का, कि जिनके लिए कवि कर्म एक सामाजिक कर्म था। और यह इस नाते मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर कवि कर्म एक सामाजिक कर्म होगा, क्योंकि मूलतः मुक्तिबोध कवि अपने कवि की जटिलता को जानते और समझते हुए वे आलोचना में आए। तो उन्हें ये मालूम था कि जो लिख रहे हैं उसका जब तक कोई एस्थेटिक फॉर्म विकसित नहीं होगा, विंध्याचल ने बिल्कुल सही कहा कि आलोचना उनकी महत्वपूर्ण है, लेकिन कहीं न कहीं कविता से पूरी तरह कनेक्टेड है। वो कविता को छोड़कर, क्योंकि उनकी कविता स्वयं में आलोचना है। उनकी जैसे ब्रह्म राक्षस के शिष्य की बात करते हैं, क्या कहते हैं वो, देखिए कि ब्रह्म राक्षस पर कहानी भी लिखा, ब्रह्म राक्षस पर कविता लिखा और ब्रह्म राक्षस पर आलोचना भी लिखा। लेकिन आप देखिए कि ब्रह्म राक्षस पर लिखते समय अपने शिष्य के बारे में एक बात में बड़ी महत्वपूर्ण है, कहा कि ब्रह्म राक्षस एक ऐसा गुरु है जिसके ज्ञान के विस्तार के लिए कोई शिष्य नहीं है। अब आज जब मुक्तिबोध का तेवर देखिए, यानी वह गुरु चाहे जितना ज्ञानी हो, अगर उसके ज्ञान के विस्तार के लिए कोई योग्य शिष्य नहीं मिला तो ब्रह्म राक्षस बनना उसकी नियति है। और आप देखिए कि जो जिन्हें योग्य शिष्य नहीं मिले वो ब्रह्म राक्षस होकर घूम रहे हैं। उनके पास ज्ञान है, लेकिन ज्ञान की गति की समझ नहीं है, बावड़ी में बौड़िया रहे हैं ज्ञान की गति। मुक्तिबोध कहते हैं कि ज्ञान के गति को समझते हुए ही आप ब्रह्म राक्षस से मुक्त हो सकते हो, उससे उसके श्राप से मुक्त हो सकते हो। और ज्ञान की गति का क्या मतलब होता है, यही पुलिया प्रसंग है कि जो हो बांट दो, छींट दो, लाखों लोगों को, हजारों लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मिला करके पहुंचाओ, कोई तो एक दो मिलेगा जो तुमको उस ज्ञान के बोझ से मुक्त कर देगा और तुमको ब्रह्म राक्षस की योनि से मुक्त कर देगा। क्यों नहीं तो आप सब कुछ समेट के चलोगे और सब कुछ तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम ही ज्ञानी हो, तो ठीक तो है, लेकिन उस ज्ञान की गति का पता नहीं चलेगा और ज्ञान की सामाजिकता का पता नहीं। क्योंकि ज्ञान अगर है, सबसे पहला हक उस पर समाज का। और अगर आप उसको झोले में लेके घूम रहे हैं, अगर उसको आपका ज्ञान सहभागी नहीं है, सामाजिक नहीं है, सहयोगी नहीं है, तो कुछ भी नहीं कर सकते। समानता की बात तो मारिए गोली, वो तो कभी संभव ही नहीं। आखिरकार यही मुक्तिबोध है। जैसा कि विंध्याचल के कुछ निबंध की सही बहुत अच्छा निबंध है, भक्तकालीन साहित्य का एक पाठ, उसमें क्या कहते हैं मुक्तिबोध, श्रम जनित निर्गुण कवियों की प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन तर्क जो है कि यह जो निर्गुण कवि हैं ये समानता का व्यवहार करते हैं। और यह जो अवतारवादी कवि हैं, जो सगुण कवि हैं, इनमें कहीं न कहीं एक पूजा का पाखंड का वर्चस्व दिखाई देता है। भाई ठीक है, एक मूर्ति है और वो मूर्ति है, और मूर्ति जाहिर सी बात है मूर्ति है, तो मूर्ति में समानता का भाव तो हो नहीं सकता। आप जानते हैं कि मूर्ति जब पूजा का विधान आया तभी तो पुरोहितवाद पांडित्यवाद आया, और इसके बाद कर्मकांड आया। लेकिन बुद्ध से लेकर के निर्गुण कवि संतों की सबसे बड़ी उपलब्धि यही न है कि उन्होंने मूर्ति पूजा का निषेध कर दिया, और मूर्ति पूजा निषेध के नाम की सत्ता को महत्व दे दिया। आदि गुरु ग्रंथ साहब जो सिख धर्म इतना उच्च धर्म बना, क्यों बना? तो मूर्ति पूजा का निषेध है, उसमें शब्द पूजा है, ज्ञान पूजा है। उनको पता है कि शब्द जो है सामाजिक होते हैं। इसी नाते देखिए कि अपने सिर पर वो आदि ग्रंथ को ढोते हैं। आदि ग्रंथ उनके हर मंदिर में, हर गुरुद्वारे में आदि ग्रंथ की स्क्रिप्ट है, कोई मूर्ति नहीं है, किसी की मूर्ति नहीं है। तो कहने का आशय यह है कि ज्ञान की उस सामाजिक परंपरा को दायरे में वो न केवल आधुनिक मानस को टटोलते हैं, बल्कि भक्तिकालीन साहित्य को की संभावनाओं की भी तलाश करते हैं। और तब वो कहते हैं कि निर्गुण साहित्य
इस नाते मूल्यवान है कि एक तो श्रमिक वर्ग से सब तरह के जातियों से वे पैदा होते हैं, निम्न वर्ग की जातियों से आते हैं और समानता की विशेषताओं को ठीक से पहचानते हैं। इसलिए अगर समाज को सामाजिक बनना हो, सामाजिक बनना हो और समान धर्मी बनना हो और सहभागी बनना हो तो निर्गुण कवियों के संत कवियों के योगदान को आपको सराहना चाहिए। और उसी में आप देखिए कि प्रेमचंद जैसे लोगों की प्रशंसा भी करते हैं, तमाम सारी चीज़ें वो करते हैं। तो आप देखिए कि बातें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये देकर के हमेशा मुक्तिबोध एक और बात है, मुक्तिबोध हर जगह विशिष्ट सत्ता का निषेध करते हैं। मुक्तिबोध विशिष्ट को व्यापक बनाने की कोशिश करते हैं, ये खास बात समझने की बात है। और उनके आप देखिए कि नए साहित्य का सौंदर्य साहस, नई कविता का आत्मसंघर्ष, आप कहीं में आप देखिए कि विशिष्ट को व्यापक बनाने का मतलब होता है, विशिष्ट को व्यापक आप तब बना देंगे जब उसे जन सहभागिता से जोड़ देंगे। विशिष्टता तब तक विशिष्टता रहती है केवल, यानी वह मन के अंतर गुहावासी विशिष्टता रहती है जब उसमें जन सहभागिता शामिल नहीं रहती। जैसे ही जन सहभागिता से विशिष्टता जुड़ती है वैसे ही सामाजिक हो जाती है और वैसे ही व्यापक हो जाती है। तो आप देखिए एक ऐसा कवि, चिंतक, आलोचक, मुक्तिबोध कवि हैं, आलोचक हैं, कथाकार हैं, सब कुछ है, लेकिन उनका जो चिंतनशील जीवन है वो जबरदस्त है। और विशिष्ट को सामान्य बनाने की प्रक्रिया में ही जरा देखिए वो संदेश देते हैं, मैसेज देते हैं। जैसे कि वो जो पक्षी और दीमक उनकी कहानी है, उसमें क्या है, उसमें बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें, उसमें वो कहानी उनकी बड़ी रोचक कहानी है कि एक पक्षी है और वो दीमक के लालच में आ जाता है और व्यापारी रोज जंगल में जाता है और कहता दीमक ले, दीमक ले, दीमक ले ले। पक्षी जो है पेड़ पर चढ़ा हुआ है और धीरे से उतरता है और कहता है कि भाई ये एक और तो वो व्यापारी कहता है कि तुम एक। अब व्यापारी क्या है, ये पूंजीवाद। अब देखिए जरा रूपक देखिए, ये व्यापारी वर्ग क्या है, ये साम्राज्यवादी पूंजीवादी का ही रूप है। तो भाई ठीक है तुम आओ, तो मैं तो दीमक बेचता हूँ, तो कैसे कहा भाई एक पंख दे दो और 2 दीमक दे दो। और धीरे धीरे करके एक स्थिति उसकी आती है कि वो जो इतनी ऊंचाई पर उड़ता था वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने में अक्षम हो जाता है। तब उसे एहसास होता है तो वो सारे दीमकों को इकट्ठा कर लेता है, फिर खुद धरती को उधर करके दीमक चुनता है और दीमक इकट्ठा कर लेता है और व्यापारी का इंतजार करता है। एक दिन गाड़ीवान जब आता है अचानक कहता है सुनो क्या आगे मैंने सारे दीमक इकट्ठा कर दिए हैं और तुम जो है ये दीमक ले लो, मुझे सारे पंख लगा। तो जो बात कहता है गाड़ीवान व्यापारी वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जरा मुक्तिबोध का जरा देखिए कि कैसे आपके भाव बोध को उद्वेलित करते, झटका मारते हैं। वो कहते हैं अबे मूर्ख, मैं दीमक बेचता हूँ, पंख नहीं लौटाता। अभी क्या है ये बाजार, उत्तर पूंजीवाद, ये जो विकृतियां हैं कि आपको जो कुछ बाजार दे रहा है वो चाहे जितना नुकसान पहुंचाए, लेकिन बाजार में जाके कहें कि मेरा पैसा दे दो, सामान वापस ले लो, जो है मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा, संभव है क्या? और आप देखिए कि अमेजन जैसे व्यापारिक प्रतिष्ठान आपको एक्सचेंज करने की जो छूट देते हैं वह इस नाते नहीं कि उदार है, एक्सचेंज करने की छूट देते हैं ताकि आप फंसे रहें। क्योंकि आप 100 रुपए का चेंज करेंगे तो 200 रुपए का प्रोडक्ट अनिवार्यतः खरीदेंगे। बहुत कम होता है कि आप जो है ले करके वापस कर दिए और तय करके दोबारा नहीं लेंगे। वह एक तरह का वो जानते हैं कि मार्केटिंग का हिस्सा है, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि एक्सचेंज को आधार बना करके हमारी सामान लोग वापस करना शुरू कर देंगे। आपको पता है अमेजन कभी नहीं ये सुविधा देगा आपको। वो जानता है कि 500 रुपए का टी शर्ट आप मंगाते हैं, अगर पसंद नहीं आता जब वापस करते हैं तो अगली बार 700 वाला ऑर्डर करते हैं, 900 का ऑर्डर करते हैं या कुछ लार्ज साइज का ऑर्डर करते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं कि अबे मैं केवल दीमक बेचता हूँ, पंख नहीं लौटाता। तो मुक्तिबोध का जो संदेश है असल में वो इस कारण से कि वो जो है
संवेदना का ज्ञानात्मक आधार और ज्ञान का संवेदनात्मक आधार में परस्पर आवाजाही है। संवेदना ज्ञान को विस्तार देती है, ज्ञान भी संवेदना को नया आकार देता है। जितना ही आपका ज्ञान परिपुष्ट होगा, आपके संवेदना के होराइजन, संवेदना के जो क्षेत्र होंगे उतने ही विकसित होंगे। जैसे हम लोग इस बात को कहते हैं, तो हमारी सदगत कहानी आप पढ़ते हैं प्रेमचंद की, तो सदगत कहानी पढ़ने से संवेदना विकसित नहीं होती, सबसे पहले ज्ञान परिष्कृत होता है। क्योंकि जो आदमी मध्य वर्ग के बच्चे हैं, जो नहीं जानते, वो क्या जैसे जो सामंती संरचना को मैं नई पीढ़ी हमारी नहीं जानती, वो क्या जानेगी कि ऐसा है कि ये पंडित घासीराम की क्या स्थिति है। लेकिन जब उस कहानी को पढ़ने की प्रक्रिया पंडित घासीराम के विद्रोह से परिचित हो, आपका ज्ञान जब आपके ज्ञान को झकझोरती है, तब उसके भीतर से ही संवेदना जागृत होती है। अब तब आप जानते क्या लगता है? तब लगता है कि दुखी चमार के बारे में आपकी संवेदना जागृत होती है और पंडित घासीराम के बारे में क्रोध उत्पन्न होता है और लगता है पंडित अगर मिल जाए उसका गला दबा दें और अगर दुखी चमार मिल जाए तो उसे हम पुनर्जीवन दें। या कम से कम यह होता है, या बोध आपके भीतर होता है, आपकी संवेदना जो उजागर होती, तो लगता है भाई जो भी पंडित जी ने किया सो किया, कम से कम मुझसे यह अपराध जीवन में, मेरे जीवन में। यह बहुत बड़ी ताकत है रचनाकार की। यही बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है कि जब रचनात्मक ज्ञान के दायरे में आप अपनी संवेदना को परिवर्तित कर देते और आपकी संवेदना फिर नए ज्ञान की तलाश में निकल जाए। क्या ऐसी फिर कोई कहानी कहीं लिखी गई है क्या? या क्या गांव में सचमुच में ऐसा होता है? फिर ज्ञान की तलाश है। आप देखिए, ज्ञान ने आपके संवेदना को पुष्ट किया, परिष्कृत किया, और उस संवेदना ने ज्ञान के नए गवाक्ष खोलने शुरू की। मुक्तिबोध की जो यह समझ थी, यह मुक्तिबोध की अद्भुत समझ थी, और इस समझ के पीछे भी मध्यकालीन रचनात्मकता के जो स्रोत थे बड़े मूल्यवान थे। मैं प्रसंग बस उस पर नहीं विस्तार से नहीं जाऊँगा, लेकिन आप देखिए कि जब पंडित केदारनाथ काव्य शास्त्रीय परंपरा में रमणीयार्थ प्रतिपादक सप्ताह काव्य लिख रहे थे, तो रमणीयता उनके यहाँ आनंद का विषय तभी है जब वह ज्ञान की सत्ता से जुड़ी है। यह 17वीं शताब्दी में जगन्नाथ समझ रहे थे, तो उसके पहले बात तो उस अगर दायरे में देखो तो मुक्तिबोध आनंद के नहीं, आघात के नहीं। और मुक्तिबोध को जब मैं आघात का कवि कहता हूँ, तो अपने समय पर भी आघात करते हैं और भविष्य में आने वाले समय पर भी चोट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने पाठकों पर आघात करते हैं, उनके मन को तोड़ते हैं। उनके मन को तोड़ने का मतलब उसे बदल देते हैं, रूपांतरित कर देते हैं, उनकी जड़ताओं का निषेध करते हैं। और ये मुक्तिबोध आमंत्रित करते हैं कि तुम भाई मुझसे अगर जुड़ना चाहते हो तो सफलता के दायरे में नहीं, सार्थकता के दायरे में। यह पूजा प्रसंग का जो आप संवाद है, इन्हीं चर्चाओं के मुक्तिबोध के बहाने हम लोग सफलता से अधिक सार्थकता से संवाद करें। इन्हें तत्काल लाभ लेना है, इनके लिए जगह नहीं है। इन्हें दूरगामी लाभ तो जीवन में मिलता हर किसी को मिलता है। कभी यश के रूप में मिलेगा, कभी धन के रूप में मिलेगा, कभी नाम के रूप में मिलेगा, कभी मान के रूप में मिलेगा। एक चीज़ें तत्काल लाभ लेना हो, उनके लिए सब जगह नहीं है। न मुक्तिबोध जगह है, न पूलिया प्रसंग जगह है। ये दीर्घकालिक योजना है जो और कुछ दे न दे, लेकिन आपके मन को परिष्कार दे। यह मुक्तिबोध के बहाने पूलिया प्रसंग आज जो उनको याद कर रहा है, यह मन के परिष्कार से जुड़ने का मंच है। और इसके लिए ही हम अपने पुरखों को याद करते हैं। कभी धूनी को याद करते हैं, कभी मुक्तिबोध को याद करते हैं, कभी प्रेमचंद और निराला को याद करते हैं, कभी कबीर और तुलसी को याद करते हैं। ये हमारी परंपरा है और शायद इसी में कुछ हम लोग मिलता रहे। आप सब आए, बहुत अच्छा लगा। मुक्तिबोध
ये स्पिरिट को एक बार फिर समवेत करा।